ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त झकास स्वस्थ। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने देख लिया था, कल तक ग्लास प्रिज्म पे थे हम कल, ठीक है। ग्लास प्रिज्म हमने देखा, तो ग्लास प्रिज्म हमने क्यों देखा? क्योंकि हमको एक फिनोमिना समझना है, जैसे रेनबो हुआ, या मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम नेचुरल फिनोमिनास के बारे में बात करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीजें देखना था, जैसे ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म में जो हो रहा है, जिस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन भी होता है। तो रेनबो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ग्लास प्रिज्म का पहले तो मैंने आपको बता दिया था डेविएशन किस तरीके से हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन भी आता है उसमें, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल नहीं होती है, ये सब हम कल देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ग्लास प्रिज्म के बारे में और बात करने वाले हैं कि डिस्पर्सन एक फिनोमिना होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्सन मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ, मतलब डिस्पर्स हो जाना, जो भी लाइट रहती, लाइट्स जो अलग अलग लाइट्स हैं वो उसका डिस्पर्सन हो जाना। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है, ये देख लेते हैं। तो हो क्या रहा है, पहले इधर डायग्राम में देख लो कि ये व्हाइट लाइट आया, बीम ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। मतलब आपको ये तो पता है, अपन ने सुनते आए हैं कि व्हाइट लाइट जो रहता है वो 7 कलर का मिक्सचर रहता है, ठीक है, जिनको हम विबग्योर बोलते हैं। ओके सो ये हुआ हमारा ग्लास प्रिज्म। हमने ग्लास प्रिज्म पे एक्सपेरिमेंट किया, ये हमने डाला एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट, बीम डाला, ठीक है, बीम डाला हमने। अब बीम डालने के बाद क्या हुआ, या तो वो सन से आ रहा होगा या फिर किसी भी अदर सोर्स से, ठीक है, व्हाइट लाइट होना चाहिए। अब व्हाइट लाइट आया, ये यहाँ पे बेंडिंग आपको पता ही है, कल हम देख चुके हैं किस तरीके से बेंडिंग होती है, टुवर्ड्स बेस या फिर टुवर्ड्स थिकर पार्ट ऑफ ग्लास प्रिज्म। ये बात आपको समझ में आ गई थी। चलिए इधर हमने एक रखी है व्हाइट स्क्रीन रखी, तो हमको यहाँ पे क्या ऑब्टेंड हुआ, एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड हुआ। क्या ऑब्टेंड हुआ? स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड हुआ, किसका? 7 कलर का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसकी मतलब डेफिनेशन है तो बड़ी है, बाकी ये मैंने एक समझाने के हिसाब से लिखा है, स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। ये समझ में आ गई बात। व्हाइट लाइट जो आया वो स्प्लिट अप होके 7 कलर में अलग अलग 7 कलर उसने दिखा दिए। ये बात समझ में आ गई। मतलब इससे हमको क्या क्लियर होता है कि एक व्हाइट लाइट जो रहता है उसमें 7 कलर कंटेंट रहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म्ड ऑन व्हाइट स्क्रीन, ठीक है, ये बैंड फॉर्म हो रहे हैं, ये बैंड है, ये बैंड फॉर्म हुए, 7 कलर का एक बैंड पूरा फॉर्म हो गया है, किस पे? व्हाइट स्क्रीन पे। ये समझ में आया? ओके तो अब देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन मतलब सर ये सा क्यों हुआ, कि जैसे ये विबग्योर हमने पढ़ा है, ठीक है, ये बैंड तो फॉर्म हुआ, पर विबग्योर मतलब वॉयलेट नीचे आया, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इस तरीके से क्यों आया? ऐसा क्यों नहीं आया कि नीचे रेड आए, फिर ऑरेंज आए, फिर येलो आए, फिर ग्रीन आए, फिर ब्लू आए, फिर इंडिगो आए, फिर वॉयलेट आए, इस तरीके से? तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो रिफ्रैक्शन हमने देखा था जब हम लाइट रेज को एयर से, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब ट्रांसफर करवाते थे, तो वहां पे स्पीड बड़ा खेल करती थी, स्पीड का बहुत बड़ा रोल रहता था वहां पे, कि स्पीड पर डिपेंड करता है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है ये देखते हैं। स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रिफ्रैक्शन स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ये तो डेफिनेशन अलग है, ठीक है, मतलब डेफिनेशन में ये ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं दिया है, बस ये मैंने शॉर्ट में लिखने के लिए, समझाने के लिए आपको ये लिखा है कि स्पीड मतलब रिफ्रैक्शन किसे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? स्पीड के। मतलब क्या कि स्पीड जितनी ज्यादा रिफ्रैक्शन उतना कम, स्पीड जितनी कम रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा। ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए तो क्या हो रहा है ये देखते हैं। अब हमने देख लिया रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग, रिफ्रैक्शन मतलब जिसकी जितनी ज्यादा बेंडिंग होगी उसका उतने ज्यादा रिफ्रैक्शन हुआ, ये बात आपको क्लियर है। तो जो वॉयलेट है, जो सबसे नीचे है, तो वॉयलेट का सबसे ज्यादा बेंडिंग हुई है, ठीक है, मतलब ऐसा आया, ऐसा मतलब अगर निकल जाना कैसा था, ऐसा जाना था। इस लाइट को बिना डिफ्लेक्शन के कैसे जाना था? ऐसे जाना था। और हमने डिफ्लेक्शन देखा, मतलब जो हमने क्या कल देखा था, एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखो, तो ये सबसे ज्यादा एंगल कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है, मतलब ये एंगल सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद ये सब छोटे आएंगे, उससे ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। इस तरीके से एंगल कम होते जा रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होते जा रहा है, मतलब रिफ्रैक्शन भी कम होते जा रहा है थ्रू ग्लास प्रिज्म। ओके सो अब हमको यहां से ये क्लियर हो रहा है कि जो वॉयलेट है, वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा है। मतलब क्या? एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा का मतलब ये कि रिफ्रैक्शन वॉयलेट का सबसे ज्यादा हुआ। तो हमको ये पता है कि रिफ्रैक्शन जितना ज्यादा
स्पीड उसकी उतनी कम। तो ये मतलब देखो डिपेंडेंसी का ऐसा है कि रिफ्रैक्शन जो है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरीके से ये होता है, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई है कि रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा किसका हुआ, वायलेट का हुआ, तो वायलेट की स्पीड क्या होगी, सबसे कम होगी। एक बात ध्यान रखना, तो अब से ये ध्यान रखना कि रिफ्रैक्शन स्पीड पर डिपेंड करता है और वायलेट की जो है वो स्पीड सबसे कम रहती है, इसलिए उसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि रिफ्रैक्शन वायलेट का ज्यादा होता है इसलिए स्पीड कम रहती है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको हुआ क्लियर कि वायलेट की सबसे कम स्पीड तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन हमने देखा सबसे ज्यादा। उसके बाद इंडिगो की स्पीड जो है वो अपने इंडिगो की जगह रेड ले लो, तो रेड की स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका डेविएशन सबसे कम है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इस तरीके से रिफ्रैक्शन जो है स्पीड पर डिपेंड करता है। तो ये आपने ये भी देख लिया और ये भी देख लिया। चलिए, तो ये होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मतलब कुछ नहीं है, लाइट का, व्हाइट लाइट का टूटना, 7 कलरों में अलग अलग टूट जाना। जैसे रेनबो की बात हम आगे करने वाले हैं, तो रेनबो में यही होता है, डिस्पर्सन ही होता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब वहां पे ये नहीं कि ग्लास प्रिज्म में आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पर ग्लास प्रिज्म में जो फिनोमिना हो रहा है उस तरीके का फिनोमिना ही होता है उसमें, जिसको हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो चलिए आगे, ओके, थोड़ा सा ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स वो देख लेते हैं, ठीक है। तो दो अगर आप ग्लास प्रिज्म लगा देते हो, ठीक है, और उल्टा करके, एक ये और एक इसका इन्वर्ट, ठीक, तो उसमें क्या होगा कि ये जो स्प्लिटिंग लाइट रेज है, मतलब जो कि 7 कलर अपने अलग अलग टूट गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया था अपना स्क्रीन, तो जिससे हमको ये 7 कलर मिले थे। अगर आप इसके आगे इन्वर्ट करके प्रिज्म को लगा दोगे तो ये वापस कन्वर्ज हो जाएगा और कन्वर्ज होके एक सिंगल व्हाइट लाइट बनाएगा। ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये नॉर्मल सा एक कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट है कि अगर 2 ग्लास प्रिज्म को इन्वर्ट मतलब उल्टा लगा दिया जाए, उनको उल्टा साथ में कर दिया जाए, तो कैसे डिस्पर्जन होगा, किस तरीके से डिस्पर्जन होगा और क्या देखने को मिलेगा। तो क्या देखने को मिला कि व्हाइट लाइट का हमने इंसिडेंट व्हाइट लाइट करी थी और व्हाइट लाइट ही हमको रिजल्ट में भी मिली, और व्हाइट स्क्रीन जो थी ये उस पर पेच ऑफ व्हाइट कलर ही मिला। मतलब कोई फर्क नहीं लगा, मतलब कोई भी फर्क नहीं हुआ। अगर 2 को लगा दोगे आप तो सेम व्हाइट लाइट आपको मिल सकती है। मतलब क्या कि आप अगर जो स्प्लिटिंग लाइट रेज है, इसका मतलब इतना है कि स्प्लिटिंग जो लाइट रेज है उनको रिकंबाइन कर सकते हो, ये पॉसिबल है। मतलब अगर एक व्हाइट लाइट से 7 कलर निकले हैं, एक व्हाइट लाइट से अगर 7 कलर निकले हैं, तो 7 कलर को मिलाकर आप एक व्हाइट लाइट भी बना सकते हैं। तो ये होता है एक फिनोमिना, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर टू गिव अ व्हाइट लाइट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ जाते हैं जो नेचुरल फिनोमिना है, जिसपे कि ये स्पेक्ट्रम के जैसा ही काम हो रहा है, वहां पे मतलब डिस्पर्जन पे डिपेंड है, वो है हमारा रेनबो। तो अब देखते हैं पहला नेचुरल फिनोमिना जो होता है उसको देखते हैं। चलिए, ओके, सो चलिए आ जाइए, अब हम बात कर लेते हैं रेनबो के ऊपर। तो क्या होता है रेनबो, हमने देखा है इंद्रधनुष, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये हमने देखा है स्काई में हमने देखा है रेनी सीजन्स में हमको देखने को मिलता है। ऐसे जनरली अपन झरने के पास जाते हैं तो झरने के वहाँ भी हमको देखने को मिल जाता है। तो वो जरूरी नहीं है, वहाँ सिर्फ क्या नीड है, किस चीज़ के कारण हो रहा है वो हम देखते हैं। जो रेन ड्रॉप्स होते हैं ना, मतलब अगर आपको मॉइस्चर है आपके इसमें, जैसे अभी पानी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में क्या होता है कि रेन ड्रॉप्स रहते हैं एयर में रेन ड्रॉप्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, जैसे सनलाइट उस रेन ड्रॉप, और रेन ड्रॉप का जो फंक्शन है वो इस तरीके से है कि रेन ड्रॉप जो सनलाइट के साथ जो फंक्शन करता है, सन रेस के साथ जो फंक्शन करता है, वो एज अ ग्लास प्रिज्म जो जैसा हमने अभी इंसिडेंट करवाया था लाइट रे, उसके बाद जो डिस्पर्सन हुआ, तो वही वैसा ही रिएक्शन होता है किसके थ्रू, हमारे रेन ड्रॉप के थ्रू भी। मतलब रेन ड्रॉप भी वैसा ही डिस्पर्स करवा देता है लाइट जितने भी लाइट कंटेंट रहते हैं उसमें 7 कलर्स को अलग अलग डिस्पर्स करवा देता है, ठीक है। तो इसी के कारण हमको रेनबो का फॉर्मेशन होते दिखता है। रेनबो क्या है, एन आर्क ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट्स
सनलाइट थ्रू रेन ड्रॉप, ठीक है, मतलब रेन ड्रॉप के थ्रू सनलाइट का डिस्पर्सन होना। सनलाइट क्या है, एक व्हाइट लाइट है, एक बात समझ में आ रही है, सनलाइट एक व्हाइट लाइट है और उसका ही व्हाइट लाइट, और हमको ये पता है कि व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स का कंटेंट रहता है, 7 कलर उसमें कंटेंट रहते हैं, तो वही 7 कलर्स को ब्रेक कर देती है, मतलब डिस्पर्स कर देती है कौन, हमारी रेन ड्रॉप। तो वहां से हमको दिखता है एक रेनबो का फॉर्मेशन, और इट इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। पहली बात तो ये कि एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। हमारा जो ग्लास प्रिज्म था, ग्लास प्रिज्म क्या बनाता था, मतलब ग्लास प्रिज्म से हमने क्या करा था, स्पेक्ट्रम फॉर्म किया था, ठीक है, वो एक आर्टिफिशियल था। और ये क्या है, ये नेचुरल है कि नेचुरली ये ड्रॉप्स भी नेचुरली मिलती है हमको एटमॉस्फेयर में, और उनसे ये टकरा के एक रेनबो का भी फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से। ओके, सो इस पे थोड़ा सा और रेनबो पे अगर बात किया जाए तो उसका शेप वो हमको क्यों दिखता है, ये बो शेप में क्यों दिखता है, तो 42 डिग्री के एंगल का कुछ कॉन्सेप्ट लगता है इसके पीछे, ठीक है, तो उस पर इतना डीप में जाना नहीं है वैसे, और अपने को इतने पे रेनबो हमारा कंप्लीट होता है। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अच्छे से देखो कि ये लाइट रे आई यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ पे कैसे हुआ कि मीडियम चेंज हुआ है, मतलब ये एयर है बाहर और ये ड्रॉप है, ड्रॉप मतलब वाटर ड्रॉप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ये सॉलिड हुआ, वाटर क्या हुआ, सॉलिड हुआ, मतलब सॉलिड इन द केस लिक्विड मान लो, मतलब ये डेंसर हुआ, ठीक है, ये डेंसर हुआ किसके कंपेयर में, बाहर के मीडियम में, तो बाहर वाला रेरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो रेरर से डेंसर मतलब क्या कि मीडियम चेंज हुआ। मैंने बताया था आपको, अपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि जब जब मीडियम चेंज होगा, जब मीडियम चेंज होगा तब रिफ्रैक्शन होगा, उस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेरर से डेंसर मीडियम में लाइट रे ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन, मतलब हमको मिला एक रिफ्रैक्शन, एक मिला रिफ्रैक्शन। समझ में आ रही बात, ठीक है, ये ड्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही सारी ड्रॉपों में भी सिमिलरली ऐसे के ऐसा ही होता है फंडा पूरा, ठीक है। तो एक हमको मिला रिफ्रैक्शन, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, इन पॉइंट्स पे मतलब इसको भी आप एक पॉइंट मान लो कि इन पॉइंट्स पे हमको क्या देखने को मिला है कि ये इसी मीडियम, मतलब इस मीडियम से ही और इसी मीडियम, मतलब लिक्विड से लिक्विड में ही गई। ये किसकी बात, ड्रॉप के अंदर की बात हो रही है, मतलब ACI और AC, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। हमने रिफ्लेक्शन देखा था कि रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में ही अगर लाइट रे आफ्टर मतलब अगर बाउंस बैक के बाद अगर वो सेम मीडियम में ही ट्रेवल कर जाए तो वो होता है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला हमको कि हाँ भैया ये जो लाइट जो रे है वो उसी मीडियम में वापिस रिवर्स कर गई, बाउंस बैक कर गई, तो ये हुआ हमारा क्या, रिफ्रैक्शन। तो ये हुआ रिफ्रैक्शन, अपना रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक और रिफ्लेक्शन देखने को मिला। अब यहां पे देख लेते हैं इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, यहां से लिक्विड से वापस एयर में, मतलब डेंसर टू रेरर, वापस से मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज हुआ मतलब क्या, रिफ्रैक्शन, मतलब एक और रिफ्रैक्शन। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा, मतलब क्या हो रहा है, TIR की बात करें अगर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन है। क्यों है, क्योंकि इंटरनली टोटली वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंटरनली टोटली वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। डिस्पर्स लाइट जो है, डिस्पर्स लाइट रेज है, वो अलग अलग जो कलर्स हैं वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो TIR में क्या देखने को मिला, ये रिफ्रैक्शन मतलब टोटल 1 और 1 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 रिफ्लेक्शन, ये हमको देखने को मिला है किसमें, TIR में। तो ये TIR का मेन कॉन्सेप्ट रहता है किसके केस में, रेनबो के केस में। अब सबसे बेहतरीन बात बताना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई फिनोमिना जिसमें कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, हमने दोनों चैप्टर पढ़े हैं, तो दोनों चैप्टर में हमने अलग अलग देखा था, हमने तब कोई भी ऐसा फिनोमिना नहीं देखा था जिसमें कि दोनों
दोनों एक साथ अपीयर होते हो कि यार सर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक साथ कौन से फिनोमेना होते हो, तो ये इसी फिनोमेना में होता है। TIR में हमको देखने को मिला है कि 2 रिफ्लेक्शन देखने को मिले, 1 रिफ्लेक्शन देखने को मिला और एक ही फिनोमेना है। तो ये बात ध्यान रखना कि TIR एक ऐसा फिनोमेना जहां पर हमको दोनों ही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। तो चलिए, ये बात हुई हमारी रेनबो की, छोटी सी बात थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है और किसके कारण होता है? तो एटमॉस्फियर मतलब एटमॉस्फियर से ही रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब एटमॉस्फियर में किसके कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है? एटमॉस्फियरिक लेयर्स के कारण। एटमॉस्फियरिक लेयर्स के कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन। तो सर एटमॉस्फियरिक लेयर के कारण रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? तो देखो, सबसे पहले तो हमको पता है कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। जब जब मीडियम में चेंज आता है, जब जब ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंज आता है, तब तब रिफ्रैक्शन होता है। ये बात हमको अच्छे से पता है। तो देखो, हो क्या रहा है कि ये जो लेयर्स रहती है ना, मतलब ये कुछ किलोमीटर तक पर्टिकुलर ये लेयर रहती है, फिर कुछ किलोमीटर तक फिर वो लेयर रहती है, उसके ऊपर फिर, तो इस तरीके से ये लेयर्स एडजस्ट होती है एक के ऊपर एक, ठीक है। तो होता क्या है कि इन लेयर्स में डेंसिटी डिफरेंस आना चालू होता है। मतलब डेंसिटी डिफरेंस तो रहता ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना तो टेम्परेचर बढ़ते जाता है, टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ा मतलब क्या होगा? ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। और जैसे जैसे नीचे आओगे तो कूलर लेयर्स आने लगेगी। ऊपर हॉटर लेयर्स रहती है और नीचे कूलर लेयर्स रहती है। तो कूलर लेयर्स जो रहती है उनमें डेंसिटी, ऑप्टिकल जो डेंसिटी रहती है वो ज्यादा रहती है, ठीक है। ऑप्टिकल क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये प्रकाशित तौर पर, मतलब लाइट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी और जो पर्टिकुलर मैटर की डेंसिटी होती है वो दोनों में बहुत डिफरेंस है, वो दोनों अलग अलग हैं। हम अभी लाइट की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी की ही बात करेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल लिखना जरूरी है। जब भी आप लाइट से रिलेटेड बात करो तो वहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी का यूज होगा, ना कि डेंसिटी का, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि मतलब लाइट जो हमारी अपनी लेयर्स हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, इनकी डेंसिटी डिफरेंस है, इनमें ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंस है, जिसके कारण कि इनमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। हाँ जी सर, ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए, तो अब क्या हो रहा है? अब जैसे ये हमारा स्टार है, हमने अब थोड़ा सा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, चलो इसको पहले देख लो। कूलर लेयर, हॉटर लेयर, कूलर लेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, ऑप्टिकल डेंसर होता है, ऑप्टिकल रेयर होता है, रेयरर होता है। कौन? हॉटर लेयर। ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर, ये तो पढ़ लिया। चलो, अब हम बात कर लेते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वो अलग से लिख के ये फलाना फलाना करने की जरूरत है नहीं, सब बच्चों वाली चीजें, कुछ वो वैसा कुछ है नहीं उसमें, तो अपन इस पे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट। तो ये हुई हमारी आई, ठीक है। अब आई देख रही है किसको? स्टार को देख रही है। तो पहली बात तो स्टार के बारे में आपको क्या जानकारी है? स्टार का उसका खुद का लाइट होता है, स्टार का खुद का लाइट होता है, ये बात आपको पता है। उसके बाद स्टार जो है वो बहुत ज्यादा दूर है, स्टार जो है बहुत ज्यादा दूर है। हमारे सबसे पास में स्टार कौन सा स्टार है? सन, क्योंकि सन भी एक स्टार है, सन एक स्टार है जो कि हमारे बहुत पास में है, और सन से भी कहीं गुना ज्यादा बड़े रहते हैं। जो हमको ये स्टार दिखते हैं ना, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग करते हुए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो लिटिल लिटिल कुछ रहते नहीं है, वो बहुत दूर है, इसलिए लिटिल लिटिल रहते हैं। बाकी एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो चलिए, उनका खुद का लाइट रहता है। हमने देखा था मून का खुद का लाइट नहीं रहता है, वो रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्ट होता है उस पर लाइट, किसका? सन का। तो हमको वो मून दिखता है, तो वो मून का केस था। बाकी स्टार्स का खुद का लाइट रहता है। अब स्टार्स से खुद के लाइट से आ रहा है लाइट, और लाइट आके कैसे वो ट्विंकल करते दिखता है, हमको ये देखना है। तो उसके पीछे भी फिनोमिना कौन सा है? एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर में। को एक नॉर्मल सी बात बताओ, ये लाइट रे है, हमने
ऑप्टिकल से रेरर में डाला, ऑप्टिकल मतलब अपना ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से ऑप्टिकल रेरर मीडियम में डाला, तो क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट हुई। हाँ चलो ठीक सर हुई है। अब रेरर मीडियम में लाइट रहे, अब रेरर से हम वापस उसको अगर डेंसर मीडियम में डाल देंगे तो हाँ सर होगा रिफ्रेक्शन। अगर मान लो कि ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेरर में डाला, अब ऑप्टिकल रेरर से वापस उससे भी कम रेरर मीडियम में डाला, मतलब क्या दोनों में अगर देखा जाए तो ये डेंसर हो गया और ये रेरर हो गया। बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे जैसे ऊपर की लेयर्स की बात करें तो ये मान लो कि ये एक और लेयर बना लेते हैं, लो ठीक है। तो मान लो कि ये लेयर जो है, ये लेयर ऑप्टिकली रेरर मीडियम है, रेरर है, ठीक है। क्योंकि एज कंपेयर बात होती है ना, मतलब रिस्पेक्ट में बात होती है कि ये अब क्योंकि लाइट रे कहां से जा रही है, मान लो यहां से आके यहां गई, ठीक है, फिर यहां से लेके यहां पे गई, मतलब इस तरीके से अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, जिसके कारण उसकी अलग अलग ऑप्टिकली डेंसिटी रहती है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। तो इस तरीके से, तो अब यहां से आप सिर्फ इतना सेटिस्फाई तो हो गए होंगे कि हाँ सर मतलब रिफ्रेक्शन होगा किससे, एटमॉस्फेरिक लेयर से रिफ्रेक्शन तो होगा, देखने को मिलेगा। तो अब किस तरीके से देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ये अब सिर्फ एक स्टार की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, बाकी स्टार्स को हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ा ऊपर बनाते हैं। तो स्टार मेरे को बिल्कुल बनाते नहीं आता। अब स्टार से लाइट रेज आ रही है, ठीक, ये तो इसको कैसा कर देते हैं, ये लाइट रे आई, इस तरीके से आती है लाइट रेज, ठीक है। मतलब कुछ भी अब कैसा भी हो सकता है, अलग अलग लेयर्स में, जैसे ये लेयर है ना, तो अब इसमें भी डेंसिटी अलग अलग हो सकती है अलग अलग पॉइंट्स पे, इस तरीके से रहता है, इसलिए इतना ट्विंकलिंग अपने को चमकते चमकते दिखता है, ठीक है। अब ये ऐसा अगर आ रहा है, जैसा भी आया, ठीक है, ये ऐसा आया, तो हो क्या रहा है यहां पे, ये देखो कि रिफ्रेक्शन शुरू कहां से हो रहा है, यहां से रिफ्रेक्शन शुरू हो रहा है, कौन सी लेयर से, ये वाली लेयर से। तो हुआ क्या कि हमारी आंख जो देख रही है कि वो यहां से जब रिफ्रेक्शन हुआ है, तो इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे ना, तो इसमें कहां पे पोजीशन बनेगी, ये बनेगी, इसमें कहां बनेगी, इसमें यहां पे बनेगी, इसमें कहां बन रही, इसमें यहां बन रही है। तो हो क्या रहा है देखो, ठीक है। अब यहां पे ये देखने को मिल रहा है कि स्टार की एक्चुअल पोजीशन यहां पे, स्टार की एक्चुअल पोजीशन यहां पर है, पर ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमको एक बार पोजीशन उसकी यहां दिखती है, एक बार पोजीशन उसकी यहां दिखती है, एक बार पोजीशन उसकी यहां दिखती है, और भी चेंज होती रहती है। तो होता क्या है कि ये हमको जो पोजीशन चेंज दिखती है ना, तो वो बस माइनर सी डिस्टेंस पे दिखती है, मतलब इसके जस्ट पास में, इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट इधर, इसके जस्ट ऊपर इधर। तो हो क्या रहा है कि एक लाइट, मान लो कि ये लाइट है, क्या है, ये एक लाइट है, कितना बड़ा, इतना बड़ा एक लाइट है। मान लो कि इस लाइट को अगर इधर में भी आप लगा दो, मतलब इस लाइट को बंद करो, थोड़ा सा इधर करो और उसको जला दो, मतलब बंद भी मत करो, इस लाइट को इधर कर दो, ठीक है, फिर इस लाइट को इधर कर दो, इस लाइट को फिर इधर कर दो, इस लाइट को फिर इधर कर दो, मतलब एक ही लाइट को सिर्फ, मतलब आप बहुत स्पीड में अगर मोशन करवा दो कि यार ऐसा 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 ऐसा, मतलब इधर 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 सब दूर करते जाओगे, तो आपको क्या लगेगा जैसे वो चमक रहा है, इस तरीके से आपको समझ में आएगा। मतलब क्या यहाँ पे हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन इतनी तेजी से हो रहा है और इतना सारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, बहुत सारी लेयर्स हैं, अलग अलग रिफ्रैक्शन हो रहा है और इतना ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है कि हमको स्टार की अलग अलग पोजीशंस दिख रही है, अलग अलग पोजीशन दिख रही है, जिसके कारण हमको ये लगता है कि ट्विंकलिंग कर रहा है, चमक रहा है। वो बिल्कुल चमक नहीं रहा है, उसके पास सिर्फ उसका खुद का लाइट है, वो एनर्जी है, तो वो लाइट जो रहता है वो आता है, हम जब उसको देखते हैं तो लाइट आता है, लाइट आकर आफ्टर सो मेनी रिफ्रैक्शंस वो हमारी आंख तक पहुंचता है, और वो जितने रिफ्रैक्शन के कारण हमारी आंख मैनिपुलेट हो जाती है कि यार एक्चुअल पोजीशन उसकी जज नहीं कर पाती है, ऐसा लगता है उसकी ये सारी पोजीशन आंख को दिखती है। कभी मान लो ये दिख गया, फिर अगले सेकेंड में नहीं, एक मिनी सेकेंड में ये दिख गया, एक मिनी सेकेंड में ये दिख गया पोजीशन, अलग अलग पोजीशन दिखी, तो ऐसा लग रहा है कि वो चमक रहा है, ठीक है। अगर बहुत दूर आप एक टॉर्च लेके खड़ोगे ना, तो टॉर्च को हिलाना, ऐसे दूर से बहुत दूर खड़े होना, हिलाना, और आपको मतलब सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए, पर सामने वाले को ऐसा लगेगा कुछ चमक रहा है यहाँ पे,
ठीक है। टॉर्च मतलब एक लाइट, ठीक है। तो ऐसे से उसको हिलाना तो सामने वाले को ये लगेगा कि वो चमक रहा है, कुछ चमक रहा है, वो जज नहीं कर पाएगा वो चीज क्या है। तो वो ऐसा ही है इसका केस भी। चलिए, तो ये इस तरीके से हुआ है। ये हुआ हमारा स्टार्स का, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये बच्चों वाली चीजें थी, इसकी थ्योरी वगैरह आपको मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट ये रहता है इसका। चलिए, तो अब थोड़ा सा कल एक प्लेनेट पे ही बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कल एंड हो जाएगा इस चैप्टर का। सो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।